तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इक्विवेलेंट मास। और ये आपको न्यूमेरिकल लगाने में काफ़ी हेल्प करेगा, कंसंट्रेशन वगैरह में, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी में ये टर्म्स बार बार आता है। ठीक है, देन चलिए आज इसके बारे में सब कुछ देख लेते हैं। इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने होंगे या फिर आप लगाएंगे सवाल लगाते वक्त। ठीक है, तो पहले सबसे पहले इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये कहता क्या है, इक्विवेलेंट वेट या फिर इक्विवेलेंट मास जो है वो कैसे डिराइव हुआ है, फिर क्यों किया गया। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है यहाँ पे, इसके बाद मैं इसको काफ़ी डिटेल में और सिंपल करके बता दूंगा। इक्विवेलेंट वेट, ये लगभग हर जगह आपको मिल जाएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस is defined as number of part by weight of given substance which combine यानी react और displace। ठीक है, किस किस चीज़ों को, पहला है 1 part by weight of हाइड्रोजन, यानी कि सिंगल हाइड्रोजन। दूसरा है 1 part by weight of 8 part by weight of ऑक्सीजन, यानी कि ये क्या है, ये 16 है, ये ऑक्सीजन है, सिंगल ऑक्सीजन। और तीसरा है ये 35.5 पार्ट बाई वेट ऑफ क्लोरीन। ठीक है, ये तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशंस है और ये दिया हुआ है इस तरीके से। पर मैं आपको जो है अब सवाल लगाने के पर्पज़ से अब जो है यहाँ पे कुछ टर्म्स और आएंगे, उनकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। देन इसके बाद एक बार में ही सारे फार्मूले को लिखेंगे। आपको आएगा एसिडिटी। एसिड के पास एसिडिटी ये क्या चीज़ होती है, तो ये बेस का होता है। याद रखो, एसिडिटी बेस का होता है, बेसिसिटी एसिड की। तो एसिडिटी ऑफ अ बेस इज number of OH ion produced in aqueous solution। ठीक है, ये होता है एसिडिटी। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लेकर आपको समझा देता हूँ। जैसे AlOH थ्राइस है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 मिलेंगे, 3 OH मिलेंगे हमें। फिर दूसरा हम ले लेते हैं NaOH, तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 1 OH मिलेगा, 1। ठीक है, एंड ठीक है, तो यहाँ पे प्रोड्यूस या एक्सेप्ट जस्ट उल्टा होता है उसका, एक्सेप्ट HN भी ले सकते हैं, जस्ट इसका उल्टा ही होता है वो। तो अगर NH3 ले लें तो यहाँ पे ये एक HN को लेता है, यानी NH4 प्लस बनाता है, यानी 1 HN को ये एक्सेप्ट करता है। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, एसिडिटी कितनी हो गई, 1। तो इस तरीके से जब आपको फार्मूले अभी बताएंगे आगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, किस तरीके से एसिडिटी निकालते हैं और कैसे बेसिसिटी निकालते हैं। ठीक है, तो अभी एक और चीज़ देख लेते हैं, बेसिसिटी। ये एसिड की होती है, इसमें भी सेम है, डिफाइन एज नंबर ऑफ H आयन रिप्लेसेबल।
ठीक है, कितने एच आयन रिप्लेस हो सकते हैं, जैसे H2SO4, तो ये रिप्लेस हो सकता है, तो इसका बेसिसिटी कितना हो गया, ये हो गया 2। पर याद रखो, अगर किसी भी रिएक्शंस में, याद रखेंगे इस वाले केस में, किसी भी रिएक्शंस में H2SO4 है और वो रिप्लेस होके कुछ यहाँ पे एक मेटल लगता है और ये HSO4 में बनता है, तो इसका मतलब है कि एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, तो उस केस में इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 1। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जितना, अगर मान लिया कोई रिएक्शन देकर क्वेश्चन पूछ रहा है, देन वहाँ पे जितना रिप्लेस हो रहा होगा उसको काउंट करेंगे। तो ये दो छोटी चीज़ें थी। अब आपको मैं मेन फार्मूला बताने जा रहा हूँ। पहली बात, एक चीज़ और नोट कर लेते हैं, हमें क्या क्या मिल सकता है। पहला, हमें जो है या तो कोई एलिमेंट मिल सकता है, उसका निकालना हो इक्विवेलेंट वेट। दूसरा, या तो कोई एसिड मिल सकता है, ठीक है। तीसरा, या तो कोई बेस मिल सकता है। चौथा, या तो कोई सॉल्ट मिल जाए। और पांचवा, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा नहीं मिलेगा कोई, इतने ही मिलने वाले हैं। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इतने सारे फार्मूले के आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला क्या ले लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं, एटॉमिक मास या फिर कंपाउंड होगा तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन में यहाँ पे कुछ न कुछ आएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, कुछ भी फैक्टर, कुछ न कुछ यहाँ पे आएगा, हर केस के लिए अलग अलग होगा। तो ये तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास अपॉन कुछ न कुछ यहाँ पे आएगा। वो क्या आएगा, पहले केस में जब एलिमेंट होगा तो ये आएगा एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, मतलब कितने इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दूसरा, जब एसिड की बारी आएगी, तो एसिड को अभी आपने देखा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और बेसिसिटी ऑफ एसिड, या फिर इसको हम और भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन रिप्लेसेबल एच आयन, ठीक है। तो ये एसिड का फार्मूला हो गया। सेम उसी तरीके से बेस का, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी ऑफ बेस, या फिर मॉलिक्यूलर मास OH आयन प्रोड्यूस इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक है, एंड देन फोर्थ में सॉल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, बड़ा सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे एलिमेंट के लिए वैलेंसी, एसिड के लिए इसकी बेसिसिटी और बेस के लिए एसिडिटी, सॉल्ट के लिए क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास। कोई भी सॉल्ट होता है तो उसको आप ब्रेक कर सकते हो, जैसे NaCl है तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो ना, Na+ और Cl- में। कोई भी सॉल्ट होता है तो उसको आप ब्रेक कर सकते हो NaCl मतलब उसके कैटायन और एनायन में, ठीक है, प्लस और माइनस में। तो यहाँ पे और कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे सिंपली वही करना होता है, नंबर ऑफ टोटल चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन
या फिर नेगेटिव आयन। मतलब या तो आप पॉजिटिव का ले लो या नेगेटिव का ले लो, ठीक है। अभी मैं एक एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा सभी का। पांचवा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उस समय क्या करेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, अभी आप आगे पढ़ोगे कभी। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच ट्रांसफ़र में आ गया, या तो रिमूव होगा या तो एक्सेप्ट होगा, ठीक है। ये तो रहा आपका जनरल मेथड्स, ये सारे फॉर्मूले आपके जनरल मेथड्स के हैं। इनको आप एक जगह लिख के याद कर सकते हो, याद करने में भी बहुत ही सिंपल है। या तो आपको एलिमेंट मिलेगा, एलिमेंट मिला तो वैलेंसी, एसिड मिला तो बेसिसिटी, बेस मिला तो एसिडिटी, सॉल्ट मिला तो इसका या तो पॉजिटिव आयन या तो नेगेटिव आयन का नंबर, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं, जैसे अभी मैंने पीछे लिखवाया था हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इनके मामले में कैसे निकालेंगे। कभी कभी इनका स्पेसिफिक दे के पूछ लेता है, ठीक है। तो उस केस में इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, उसके फॉर्मूले देख लीजिए। जैसे पहला, इन केस ऑफ हाइड्रोजन, इक्विवेलेंट वेट होगा इसको लिख सकते हैं आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी मेटल, ये होगा मास ऑफ मेटल, फिर यहाँ पे होगा मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे ये H2 होगा, H नहीं होगा, और इनटू एक H का वेट कितना होता है 1.008। तो ये इक्विवेलेंट का फार्मूला इन द केस ऑफ हाइड्रोजन। और इन केस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब कोई ऑक्साइड फॉर्म कर रहा हो, क्योंकि जनरली ये स्पेसिफिक मेथड्स हैं इक्विवेलेंट निकालने के, इक्विवेलेंट वेट निकालने के किसी भी एलिमेंट के, मतलब किसी भी एलिमेंट या मेटल को इनसे रिएक्शन कराया जाता है एंड देन इसके बाद उनका वेट कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा, वेट ऑफ एलिमेंट, वही चीज़ मास ऑफ एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 8, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन में हमने डेफिनेशन लिखी थी वो सब में ये 8 1 पार्ट 8 पार्ट, मतलब एक एटम से जो रिएक्शन करे सिंगल एटम से, ठीक है। तो यहाँ पे भूलोगे भी नहीं आप, सिंगल एटम से जो रिएक्शन करे, देन ये फॉर्मूला है आपका। और इन केस ऑफ क्लोरीन, यानी क्लोरीन मेथड में, क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड में, इन केस ऑफ, देखो ये मेटल सिलेक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन मेटल सिलेक्शन करके जो भी कुछ बनाता हो, फिर ये ऑक्सीजन सिलेक्शन करके ऑक्साइड बनाता है, क्लोरीन सिलेक्शन करके क्लोराइड बनाता है। तो इनके कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं, उनके नाम दे के पूछ सकता है आपको कि इस मेथड से इसको बनाया गया, देन आप इक्विवेलेंट वेट फाइंड करो, अदरवाइज पुराने वाले फॉर्मूले चलेंगे। तो यहाँ पे वेट ऑफ एलिमेंट एंड वेट ऑफ क्लोरीन इंटू 35.5, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 फार्मूले हैं आपको, तो जब इनके क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी जो है हम जो है इनके एग्जांपल्स लेते हैं। ये जो हमने फार्मूला अभी बताया, इसका एग्जांपल्स लेते हैं 1 बाय 1 और फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए पूरा। तो यहाँ पे ले लेते हैं कंपाउंड CaCO3, ठीक है। और तो इसका हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस। तो ये क्या है, एक तरीके का एक सॉल्ट है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, Ca+2 CO3 -2, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट, और इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो कितना आएगा, कैल्शियम का प्लस 1 कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन। तो ये कैल्शियम में कितना होता है 40 + 12 + 3 ऑक्सीजन का 48। तो ध्यान से देखेंगे तो ये आएगा 100, ठीक है। अपॉन इसके प्लस या माइनस का चार्ज किसी एक का रख दो, कितना आ जाएगा 50, कितना आएगा 50। अब एक छोटा सा और क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ hydride of metal if equivalent weight of its oxide is 20, ठीक है। तो यानी इसके ऑक्साइड्स का इक्विवेलेंट वेट कितना है 20 है। यानी वो मेटल होगा और उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की होगी और कुछ बनाया होगा, देन इसका वेट कितना आ रहा है 20। अब आपको पता है कि इक्विवेलेंट वेट इन द केस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है कि एक 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, यानी कि 8 पार्ट अगर इसका ले लिया जाए तो ये मेटल का आपको क्या दे देगा, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। ध्यान से देखो इस डेफिनेशन में कि 8 पार्ट से रिएक्शन करें, ठीक है। तो जैसे सिंपल सी बात है, इस तरीके से सोच लें हम, H2O को ले लें, लेकिन यहाँ पे दोनों ही आ जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इक्विवेलेंट कैसे सोचें इसको, एक मिनट। जैसे ले लो Al2O3, ये एक मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है। इसको ले लिया Al2O3। तो यहाँ पे 3 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विथ 2 पार्ट ऑफ एल्युमिनियम, तो यानी 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विथ 2/3 पार्ट ऑफ एल्युमिनियम। यानी कि ये यहाँ पे अब क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। अब ये ऑक्सीजन में क्या कह रहा है 8 पार्ट, ठीक है। तो ये 16 पार्ट रिएक्ट विथ 2/3 पार्ट ऑफ एल्युमिनियम, तो ओ 8 पार्ट रिएक्ट विथ 1/3 पार्ट ऑफ एल्यूमिनियम। ये यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें मिल गया कि 8 पार्ट से कितना ये मेटल रिएक्शन करता है। तो जितना ये 8 पार्ट से करेगा उतना ही ये 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन से करेगा, और उतना ही ये 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन से करेगा, क्योंकि तीनों ही इक्विवेलेंट है। यहाँ पे डेफिनेशन में देखो, या तो ये लो या तो ये लो या तो ये लो, ये तीनों ही बराबर एक दूसरे के। तो इसका मतलब है कि पूछा है कि व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्राइड। तो यानी ये जो मेटल है वो 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका वेट कितना है ये पूछा है। तो इस मेटल का ये वाला वेट जो 1 रिएक्शन कर रहा है 8 पार्ट से, वो कितना आया यहाँ पे 13। तो 1 पार्ट से भी इतना ही रिएक्शन कर रहा होगा, तो टोटल वेट कितना आ जाएगा 14। तो कभी कभी सॉरी यहाँ पे 12 आएगा। तो कभी कभी इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब चलिए एक छोटा सा रिएक्शन से लेके क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दूँ H3PO4 + NaOH, ये एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है, और NaH2PO4 + H2O आ रहा है। यहाँ पे
H3PO4 का इक्विवेलेंट निकालना है। किसका निकालना है? H3PO4 का। तो ध्यान से देखेंगे H3PO4 में, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए H3PO4 से सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है इससे। ये एसिड है तो इससे सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, तो यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1। अगर यहीं पे 2 रिप्लेस हुआ होता तो 2 लगा देते, तीनों रिप्लेस हुआ तो 3 लगाते। तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन से बदलेगा। केवल अगर इसका पूछता बिना रिएक्शंस के, विदाउट रिएक्शन, तो क्या हो जाता? विदाउट रिएक्शन क्या हो जाता? 98/3 विदाउट रिएक्शन, क्योंकि ये तीनों रिप्लेस हो सकते हैं। तो अभी इसके क्वेश्चंस करेंगे लाइव क्लास में, ठीक है।